तो हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स में एक बार वापस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। होप सबकी आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही हो और डे टू डे आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो और आप अपने इतना जो प्रीशियस टाइम है अगर आप बिता के यहाँ पर आ रहे हो, हमारे चैनल पर कुछ सीखने के लिए आ रहे हो, तो आई होप कि आप यहाँ से आए हो अपना टाइम निकाल के तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर नया सीख के जाएँ और मेरी ये वीडियो लेक्चर आपका किसी काम आ सके। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर ज़रूर देखे होंगे। इंग्लिश सीरीज़ के जो हमने कंटिन्यूस BEVA 182 इंग्लिश कनेक्शन एंड स्किल्स जो हमने ये बुक स्टार्ट किया, आई होप कि आपने वो पुराने वीडियोस जो पुराने जो मॉड्यूल हैं पहले 4 चैप्टर वो ज़रूर देखने होंगे। उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा होगा, आपका बेस अच्छा होगा, तो आपको आगे जाके समझने में ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में जब भी कोई बच्चे पढ़ता है या फिर जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, तो हमको उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है। अभी अगर आप मूवी कोई भी स्टार्टिंग में बीच से देखना स्टार्ट कर दो तो आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि क्या उसका बैकग्राउंड था और क्या मतलब उसके सारे एक्शंस वगैरह थे, क्या डायलॉग्स, कोई मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा इन कंपैरिजन टू आप जब बीच से देखोगे। ठीक है, सो होप करता हूँ कि अगर आपने अभी तक सारे वीडियोस देख लेंगे, स्टार्टिंग से देखे होंगे, सारी जो हमारी प्लेलिस्ट आई है ये वाली इस वाली बुक की, आपकी अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद होगी अभी अगर हम जो आगे वाले चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं समझाएगा। अगर आपको वो चैप्टर पहले से आते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले वाले चैप्टर हैं जो उनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। ओके, सो पिछले वाले चैप्टर में हमने पूरी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस जो हमारा ब्लॉक फर्स्ट उसका हमने जो यूनिट है पहले 3 यूनिट, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिए हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। ओके, सो आज हम अपना ब्लॉक 2 देखो, ब्लॉक 2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, और ये हमारा ब्लॉक 2 है। ब्लॉक फर्स्ट में 3 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हैं, ब्लॉक सेकंड में 3 चैप्टर हैं और ये आज हम सिर्फ 4th और 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जो 6th चैप्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 5 क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके पार्ट 2 में आएगा। ओके, सो आज के हमारा टॉपिक क्या होने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाले हैं इंटरपर्सनल फंक्शंस, इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस एंड मेकिंग इंक्वायरीज, आस्किंग क्वेश्चंस। सो देखो, ये वाले जो सब्जेक्ट है हमारे ऑब्वियसली काफ़ी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। हमको इससे पता है कि हमको अपने डे टू डे में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्ले करता है हमारे डे टू डे रोल में ये वाला सब्जेक्ट। ओके, और ये वाले चैप्टर भी आज काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले हैं, जिसमें हम मेकिंग इंक्वायरीज इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हर दिन हम किस तरह से किसी के साथ बात करते हैं, किस तरह से किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, किस तरह से हम क्यूरियस होते हैं टू नो अबाउट द इन्फॉर्मेशन समथिंग। ओके, या फिर हम बात करते हैं इंटरपर्सनल फंक्शंस लाइक पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी, डिपेंड करता है कि हम उसके साथ किस तरह से बात करते हैं। अभी आप एज ए मेरे व्यूवर्स, एज ए मेरे फ्रेंड्स हो, मैं आपके साथ नॉर्मल बिहेव में बात करता हूँ एज ए कंफर्टेबल जोन में, बट इसी कंपेरिजन में अगर मैं अपने किसी सर के साथ, अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी बड़े ज़्यादा मैच्योर के साथ, ठीक है, उसके साथ बात करूँगा तो मैं एक फॉर्मल वे में बात करूँगा। अगर मैं किसी ऑफिस में जाऊँगा अभी या फिर बड़े किसी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगा तो मैं एक फॉर्मल वे में बात करूँगा, एक प्रॉपर वे में, एज ए कंपेरिजन टू अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इन अ कंफर्ट जोन। ओके, सो ये हम पढ़ेंगे इसमें कि डिपेंड टू में पर्सनल टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस तरह से हम बात करते हैं। और सेकंड में पढ़ेंगे मेकिंग इंक्वायरिंग, आस्किंग क्वेश्चन के किस तरह से हम इंक्वायरीज वगैरह करते हैं। ओके, होप सबके आपको ये चैप्टर पसंद आए। इस टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने आगे टॉपिक। ओके, सो क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपको पता है कि जैसे हम यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस लाते हैं ताकि आपको हेल्प हो। ओके, और आपको ज़्यादा यहाँ बर्डन ना पड़े, क्योंकि वैसे जो हमारी इंग्लिश है वो थोड़ी सी, मैंने आपको पहले बताई, बड़ी ज़्यादा थोड़ी इंटरमिक्स है, इसलिए थोड़े से बड़े ज़्यादा भारी भरकम शब्द आते हैं, इसलिए हम हेल्प बुक का यूज़ करते हैं। ओके, सो इस चैप्टर पर जाने से पहले, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हम एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो पढ़ने से पहले हम एक बार इसका सिर्फ एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इनफॉर्मल इंग्लिश इज़ यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन and in the personal letters. Informal English is also occur in writing, usually whenever the writer writing quickly and without editing. ओके, सो यहाँ पर नॉर्मल इसमें इतना बताया कि इनफॉर्मल जो इंग्लिश है हमको पता है कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है, जो उसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं क्या काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है जो कि 2 वेज में लिखी जाती है, 2 टाइप्स में लिखी जाती है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो इनफॉर्मल इंग्लिश वो होती है जब जिसको हम अपने डे टू डे में लाइफ में यूज़ करते हैं, एवरीडे कन्वर्जेशंस में। अगर हम अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, अपने किसी
भाई भाई इनके साथ बात कर रहे हो तो उसका हम इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर वे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारा ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में हमारा ज़्यादा अच्छा दोस्त है। बट उसी कंपेरिजन में और इंग्लिश तब हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं जब राइटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट टाइपिंग कर रहा है विदाउट एडिटिंग के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्विक, उसको जल्दी लिखना है, ओके, जब उसमें एडिटिंग नहीं करेगा, मतलब अच्छे से देखेगा नहीं है, ओके। सो ये वाला वगैरह वगैरह हो गया, जैसे पर्सनल ईमेल्स वगैरह हो गया, ठीक है। सो ये दो तरीके हैं, स्टेप्स हैं जिसमें हम इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्विकली वगैरह फास्ट, जब राइटर बढ़ ज़्यादा फास्ट हो। एंड सेकंड थिंग जब हमारा डे टू डे कन्वर्जेशन में जैसे हमारे भाई बंधु हो गए, ओके। It enables the reader to listen our friends and exchange our ideas in the universal language English. We meet people, we have to grade them as per norms of the society. Some talks depicts the speaker's personality. It gives a detailed study to express our ideas and listen to our verbal communication. Ideal events are exchanged and it's reacted accordingly. Sometimes we agree, sometimes we disagree. It gives a complete guidance to interact and communicate. ओके। सो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे जो लिसनर है जिसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या करते हैं, हमारे एक्सचेंज आइडियाज़। ऑब्वियसली हमने कल पढ़ा था कि कम्युनिकेशन किस तरह से, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, दैट इज़ कम्युनिकेशन इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर। सो इंग्लिश भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम अपनी वार्तालाप, हमने आइडियाज़, हमने कंसेप्ट जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। वो अलग बात है कि हम इन प्रॉपर वे में कर रहे हैं, इम्प्रॉपर, दैट इज़ फॉर्मल वे में कर रहे हैं या इनफॉर्मल वे में कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी है, डिपेंड करता है कि अभी मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, सो मेरी लैंग्वेज उस प्रकार की हो जाएगी, ओके। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इनफॉर्मल इंग्लिश के बारे में। आप इसको नॉर्मली इधर भी बोल सकते हो कि इनफॉर्मल इंग्लिश आप उसके साथ यूज़ करते हो, इनफॉर्मल इंग्लिश जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, ओके। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का क्या महत्व है? ओके। सो अगर वन वर्ड में देखा जाए तो ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन। लाइक अगर इसको मैनर्स बोल सकते हैं, शिष्टाचार बोल सकते हैं। जब हमारे घर में कोई आता है हम उसको नमस्ते वगैरह करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं ग्रीटिंग्स बोलते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीटिंग अदर शुडंट बी ओवरलुक्ड। इट इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव टू फोकस entirely on the another persons, and the way we choose to use these initial seconds determine the tone of our interaction. When we greet someone warmly and focus on them with our undivided intention, the conversation will most likely reflect this warmness. When we greet someone indifferent or too late, busy, or whether when we greet someone indifferently or too busy, or whether we set up an interaction that will probably be similar tone, and we lose the opportunity to reinforce good relation. When we greet someone and in those first seconds make them feel that they are important to you and they feel good about themselves, chance that you will have good in matter of second and easy, giving them a little extra positive attention whenever you see them first. अच्छा, सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा पैराग्राफ है, सो आप इसको अपने में भी लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, सो मतलब देखो नॉर्मल मतलब इतना ये होता है कि जब हम किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट करते हैं, कोई अगर आए आपसे घर में लटकोर मेहमान ही आया, ठीक है, सो आप उसका अभिवादन करते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने उसको पूछा भी नहीं अभी तक, आया हुआ बैठो, मतलब ग्रीट और जब हम उसकी सेवा में पानी पिए, चाय वगैरह लेंगे, आप नहीं लेंगे, ठीक है। सो ये एक अच्छा रिलेशन होगा, एक अच्छा आपको पॉजिटिव इंटेंशन दर्शाता है कि जब आप उसके साथ बात करो ना फॉर्मल वे, ना पोलाइटनेस वे, उसी कंपेरिजन में अगर आप आओ, आप उसको पूछो ही ना, या फिर आप रूड बिहेवियर से बात करो, सो वो एक आपके उन दोनों के बीच में आपके बोलते हैं ना रिश्ते में खटास आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं किया जो वो डिज़र्व करता है, क्योंकि वो आपके घर में इसलिए मेहमान आए, और आपको पता ही है इंडिया में यही माना जाता है अतिथि देवो भव, दैट इज़ जो हमारा अतिथि, जो हमारा मेहमान है वो हमारे भगवान के समान है। सो ऑब्वियसली हमको अपने भगवान को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, पोलाइटनेस से ट्रीट करना चाहिए। इसलिए जब भी कोई मेहमान आता है तो पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाते हैं कि आप उनसे मिलो आके, मतलब बच्चे शर्माते हैं तो वहाँ पर नहीं आते, बट द थिंग इसके पेरेंट अपने बच्चों को मतलब फोर्स करके भी ले जाते हैं, या फिर कभी कभी बच्चे शर्माते हैं तो बार बार बुलाते हैं कि इधर आओ, उनके साथ मतलब नमस्ते वगैरह करो अपने मेहमानों को। क्यों? क्योंकि काफ़ी एक अच्छा बिहेवियर होता है अपने मेहमान के साथ इंटरेक्ट करना, ओके, और उसके साथ पोलाइटनेस से बात करना, ओके। सो जो कि आपके रिश्ते में अच्छा जो कि आपका रिश्ते को और मजबूत बनाती है, बेहतर बनाती है, और आगे जो आपकी और कन्वर्सेशन होने वाली, बातचीत होने वाली, उसको और अच्छे से दर्शाती है। वैसा हो कि आपके घर में कोई यार आपने बात ही उसके साथ ग्रीट ही नहीं किया उसको आपने, ठीक है, अब तक उसके साथ बात ही नहीं की अच्छे से, तो आपके साथ आगे क्या ही बात करेगा, ठीक है, कन्वर्सेशन ही नहीं होगी। सो हमारे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले, गुड कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले भी ग्रीटिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, ग्रीटिंग्स की इंपॉर्टेंस है। सो अगर जब तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करोगे, ओके, जब तक हैंड ब्रेक ही नहीं वो करोगे, तो तब तक गाड़ी स्टार्ट कैसे चलेगी कैसे? सो ये बिल्कुल वैसे ही है,
ओके, सो था ये एक ग्रीटिंग में हमारा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको आया, क्योंकि एक्चुअली 2 बार आया हुआ, इसलिए आई होप कि आप उसको बिल्कुल लिटरली नहीं लें, उसको याद करके जाएँ, ठीक है। शॉर्ट आंसर में आएगा। और हमारी इस वाले सब्जेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। ओके, कोई भी सिलेक्ट और नहीं आता बीच में, सो ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है एज़ कम्पेरिजन टू दूसरे सब्जेक्ट। जब हम BA कर रहे हैं, BA जी, ओके, इग्नू से जब हम BA कैसे ओबियसली जो अपना डिग्री कर रहे हैं, राइट। सो उसमें हमारे जब दूसरे बाकी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल आती है, ओके, उसमें हमको जब हम पेपर देते हैं तो उसमें हमको ऑप्शंस मिलते हैं क्वेश्चन करने में और मिलता है। बट जो है इंग्लिश है, इसमें हमको बिल्कुल जो इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल्स है, इस वाले सब्जेक्ट में हमको बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सो इसके लिए प्रॉब्लम लाता है। इसलिए हमको कोई भी क्वेश्चन है उसको बिल्कुल भी ज़्यादा लिटरली नहीं लेना ना, ऐसे हर एक क्वेश्चन को सीरियस लेके करना है। ओके, सो आप आई होप कि आपको पता लगे होगा ग्रीटिंग्स क्या होता है कि उसका इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेफरेंस इंटरव्यू क्या होता है। व्हाट इज़ अ रेफरेंस इंटरव्यू। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको नाम से ही पता चल जाती हैं। रेफरेंस इंटरव्यू हमको पता लगे वाला किसी के मत लेके, किसी का सुझाव लेके। ओके, तो देखते हैं। Bob and Sumit, 1995, defines the reference interview as the conversation between a member of library reference staff and library user for the purpose of clarifying the user needs and aiding the user in meeting those needs. अच्छा, सो यहाँ पर नॉर्मल हमने देखो फर्स्ट 3 लाइनों में ही इसका फुल इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, सामने सामने पता लग जाता है। बॉब और सुमित 1995 में बॉब और सुमित ने जो रेफरेंस इंटरव्यू था उसकी एक परिभाषा जो है वो दे दी थी। उनके अनुसार जो रेफरेंस इंटरव्यू है वो एक लाइब्रेरी रेफरेंस जो स्टाफ होता है, ओके, और हमको पता है जो जहाँ पर बड़े ज़्यादा मेंबर होते हैं, 4-5 मेंबर का जो ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को संभालते हैं, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को संभालता है, दैट इज़ लाइब्रेरी, ठीक है। सो जो एक लाइक एक स्कूल का टीचर है और एक स्टूडेंट है, ठीक है। सो एक टीचर को पता है या फिर कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, दैट्स वाई हमको पढ़ाते हैं। जब अगर आप ऐसा नहीं कि हम जब क्लास में गए तो हम ऑब्वियसली कोई भी बच्चा नहीं पढ़ना चाहता होगा, बट जो टीचर को फोर्स करके पढ़ाता है, टीचर उसको क्वेश्चन करवाता है, टीचर उसको एग्जाम्पल्स करवाता है, टीचर उसको थ्योरम्स करवाता है, जो आउट ऑफ सिलेबस भी बोलते हैं, ताकि हम बोलते हैं ना कभी कभी बच्चे को बोलते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो टीचर इसलिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन डालते हैं बच्चों पे ताकि उनको हर एक चीज़ आ जाए। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि क्या क्या आने वाला है। वैसे एक रेफरेंस इंटरव्यू वो होता है जब एक रेफरेंस स्टाफ जो होता है उसको पता होता है कि जो लाइब्रेरी का यूज़र है, ठीक है, उसको क्या क्या उसकी क्या क्या नीड्स होती हैं, ठीक है। सो उसमें पूरे इंटरव्यू में नॉर्मली एक यूज़र से एक रेफरेंस स्टाफ जो ज्वाइन करना चाहता है उससे यही पूछा जाता है कि इस यूज़र की नीड्स क्या क्या, आप उसके बारे में क्या क्या जानते हो वगैरह वगैरह। सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओडलिस द रेफरेंस इंटरव्यू इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दैट अकर्स बिटवीन अ रेफरेंस लाइब्रेरियन एंड लाइब्रेरी यूज़र टू डिटरमाइन द पर्सन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीड्स विच में turn out to be different from the reference or question as initially posed. A reference interview may occur in person, by phones or electronically at the request of the user, but well-trained reference train will sometimes initiate communication if it hesitates, use appears to need assistance. देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, नॉर्मल वर्ड्स में भी नहीं समझाया हुआ, बट क्या क्या इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। अच्छा, फिर भी नॉर्मली हम इसको समझ लेते हैं कि क्या इससे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इतना। इसमें इन्होंने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को जो है रेफरेंस इंटरव्यू को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बताया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि एक रेफरेंस जो लाइब्रेरियन होता है और जो लाइब्रेरियन यूज़र होता है, मतलब बेसिकली जो एक मेंबर है उसका, ठीक है। सो उन दोनों को पता होता है कि एक लाइब्रेरी का यूज़र है उसकी क्या क्या नीड्स होंगी, राइट। अब कोई बैठ रहा है तो उसको कौन से कंफर्ट जोन में चाहिए। अब आप जो तो छोटी मोटी लाइब्रेरीज नहीं, जो बड़े ज़्यादा लाइब्रेरी होती है जहाँ पर मतलब हज़ारों के तहत में बुक पड़ी होती हैं। सो आप किस तरह से टेक्नोलॉजी को मेंटेन करते हो, कौन से बुक को कौन से रैक में पड़ी हुई है, ठीक है, किस तरह से आप कंप्यूटर में उसका डाटा रखते हो, कौन से क्या बुक सेफ़ है, क्या उसने किसी ने ली है या अभी तक लौटाई है वगैरह वगैरह। सो इस तरह का डेटा रखना पड़ता है। ओके, रेफरेंस इंटरव्यू है एक टेलीफोन पे भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, जो है यूज़र है उसके रिक्वेस्ट पे। फॉर्मिंग अ क्वेरी, अभी इसी का मतलब नेक्स्ट पार्ट है एक। ओके, देखते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव रेफरेंस सर्विसेज इज दैट ऑफ badly formed queries. In this instance, the user's reference question doesn't match up to the information they actually need. Badly formed queries may lead to users' frustration as they perceive that the reference interview is not solving their problem. Okay, सो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिंग क्वेरीज मतलब काफ़ी ज़्यादा यस ऑब्वियसली ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल, एक बहुत ज़्यादा एक
बैरियर है, यस आप बैरियर बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जब आप क्या जो यूज़र है, जो नीडी है, वो क्या बोल रहा है और अगले वाले ने क्या सुना है, इसलिए जैसे इसलिए मैंने आपको इस टाइम यहाँ पर बैरियर का यूज़ किया, जो हमने कम्युनिकेशन बैरियर्स में बोला था। इसमें आप कम्युनिकेशन बैरियर्स के जो हमने 7 एलिमेंट्स पढ़े थे, उसमें आई थिंक इसमें आएगा कोड वाला आएगा, ठीक है, कोड। क्योंकि जो यूज़र है, क्योंकि जो यूज़र और इसका जो रेफरेंस इंटरव्यू का जो मेंबर है, जो रेफरेंस लाइब्रेरियन है, ठीक है, उसके बीच जो है वो एक अच्छी वार्तालाप नहीं हुई, कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो लाइब्रेरियन है वो यूज़र की जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पता लगा कि क्या बोल रहा है वो जो, ओके, क्योंकि मे बी उनकी जो उसकी जो क्वेरी है, उसके जो क्वेश्चन है वो उसको समझ नहीं आया, उसकी जो बात है, उसका जो डाउट है, जो यूज़र का जो डाउट है वो लाइब्रेरियन को समझ नहीं आया, इसलिए उसने उसको गलत बुक प्रोवाइड कर दी हो या फिर गलत वो कर दियो, जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कोई पता नहीं है कौन आ रहा है, कौन क्या ले जा रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इस वजह से जो रेफरेंस इंटरव्यू पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, ओके। रेफरेंस इंटरव्यू के हमको एक एग्जांपल देखने को मिलती है शर्म तेरी कसम मूवी में, जब वो हीरोइन, एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता याद आया इस टाइम। सो जो मेन हीरो था, वो जब वो लाइब्रेरी में जाता है, वो इतनी ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी होती है, और वो एक पर्टिकुलर स्टाफ के पास जाता है जिनके पास पूरा डेटा पड़ता है, एंड फिर वो अपने कंप्यूटर वगैरह पर सर्च करके वो उस रैक में वो बुक पढ़ी, उस लाइब्रेरी उस साइड में उस लेन में वो बुक पढ़ी है। सो उनको सब कुछ पता होता है। सो इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतना बड़ा ज़्यादा उनको प्रेशर होता है। सो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी जो यूज़र्स और लाइब्रेरियन के बीच में कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड माहौल बन जाता है वहाँ पर, ओके। सो ये वाली बात होगी। उसके बाद आज के टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो टेक्निक्स हैं वो अपनाई जा रही हैं रेफरेंस इंटरव्यू को और डेवलप करने के लिए। सो पहले के टाइम पे जो था वो ऐसा नहीं था कि पहले के टाइम से ही इस पर क्वेश्चन आता है, बड़ी काफ़ी समय तक रेफरेंस इंटरव्यू रेफरेंस क्वेरी को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, क्योंकि एक नॉर्मल वे में चल रहा है। बट ऐसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इसमें भी चेंजेस की डिमांड आना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली पुराना जैसा माहौल था, जिसका अब हम देखते हैं कि कुछ रूल्स बने हुए हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी दी गई हैं। अमेंडमेंट्स क्यों दी गई हैं? क्योंकि जो उस टाइम की सिचुएशंस थी वो रूल उसके हिसाब से थे। आज के टाइम की सिचुएशंस वैसी नहीं है। सो उन रूल्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो रेफरेंस इंटरव्यू था उस टाइम से इस पर भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। इस टाइम इनका बिल्कुल अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा था, इनका अच्छे तरह से काम चल रहा था, ठीक है। बट एज टेक्नोलॉजी बढ़ी, एज यूज़र्स की जो नीड्स बढ़ी, ठीक है, यूज़र्स की जो डिमांड बढ़ी, ओके, यूज़र का जो कंफर्ट जोन वो बढ़ा, ओके। सो वैसे ही जो रेफरेंस इंटरव्यूज़ था इसको भी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ गई, ओके। तब से ही माना गया कि जो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन है उसको रखने की ज़रूरत है, जो कि एक यूज़र की नीड्स को समझ सके अच्छे तरीके से, ओके। अच्छा, यूजफुलनेस ऑफ रेफरेंस इंटरव्यू की यूजफुलनेस क्या क्या? फॉर अ लॉन्ग टाइम द वैल्यू ऑफ रेफरेंस इंटरव्यू हैज स्टूड अनक्वेश्चनड। मोर रिसेंटली विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्ट्रीमलाइनिंग सम ऑफ द टास्क व्हिच वंस comprised of the interviews, some researchers thus beginning to question that the validity of reference interview and the investment that the reference librarian represent. Others argue that the reference services should be broaden their target audience as people increasingly use the internet to make the major life affecting decisions, so that they also require the services of professionals who are able to provide help in their environment. If this proves to be the case, it will become more vital that the reference interview is conducted professionally and successfully. At the age of information overload, a successful reference may be empower user to confidently make such decision in their lives. वो वैसे जो मैंने आपको पहले वही समझाया कि ऐसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, सबसे पहले इस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाए गए थे इतने, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, यूज़र्स जो है वो इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किए, स्मार्टफोन्स यूज़ करना स्टार्ट किए। सो उनकी जो डिमांड्स भी हैं वो भी बढ़ती गई, उनके जो इंटरेस्ट है वो चेंजेस होते गए, जिस कारण की वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लाइब्रेरियन एक्सपर्ट्स हैं, उनकी डिमांड की जाने लगी, ताकि जो यूज़र्स हैं वो जो लाइब्रेरियंस हैं वो यूज़र्स की जो डिमांड है उनके बारे में एक्सपीरियंस हो, उनको पता हो उनके डिमांड के बारे में, और वो उनको पता हो कि उनकी क्या नीड होने वाली है, एंड उस पर काम करें, ओके। सो हमने इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन कर लिए। रेफरेंस इंटरव्यू क्या होता है एंड ग्रीटिंग क्या होती है इंपॉर्टेंट क्या। थर्ड इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। थर्ड एक्चुअली आएगा मुझे लगता है, वो इसका है एक्सप्लेन हाउ टू एक्सेप्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन। एक फॉर्मल इन्विटेशन आपका दोस्त, आपके रिलेटिव आपको देते हैं, आपको कहीं बुला रहे हैं, और आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे, ठीक है। सो पढ़ते हैं, पेपर में भी ज़रूर आएगा, ओके।
In accepting a formal invitation, it is important to respond appropriately. An invite to the wedding was one of the best choice, or the graduation ceremony of a family member, of example, requires acceptance of the letter in both formal and sufficient. अच्छा, सो फॉर्मल वे में आपको इनविटेशन का रिप्लाई देना है कि यस हम आपके घर में जो शादी है उसमें अटेंड कर रहे हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं, हम आ रहे हैं. ओके, सो देखते हैं देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर फॉर्मेट. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको माइंड में होनी चाहिए, दिमाग में याद रखनी चाहिए, जो आप इससे पहले कि आप उस लेटर का रिप्लाई दो. ओके, open with thank you for the invitation and confirming that they attend that confirming for attended the event. This way the essential formal will be provided first. अच्छा, सो सबसे पहले आपने शुक्रगुजार करना है, आभार प्रकट करना है कि आपने इस जो इतनी जो मूवमेंट है, जो ब्यूटीफुल मूवमेंट्स होने वाले हैं, जो आपके घर में शादी होने वाली ओकेजन होने वाला है, उसमें आपने हमको बुलाया है, आपने हमको इस लायक समझा है, सो आपने हमको बुलाया. उसके लिए आपको सबसे पहले आभार प्रकट करना है अपने लेटर में, लेटर के रिप्लाई में थैंक यू से स्टार्ट करना है. ओके, और उसके बाद में लास्ट में ये लिखना कि यस हम आ रहे हैं. The receiver should express his expectation that the event will be successful and joyful once. Okay, so receiver जो जिसको जो मतलब ओबियसली जो इन्विटेशन रिसीव कर रहा है, जैसे मुझे कोई अगर लेटर दे रहा है तो मैं कौन हूँ, रिसीवर हूँ, मैंने आपको पहले बताया हुआ है. ठीक है, सेंडर और रिसीवर. सो जो सेंडर करता है जो भेज रहा है, और जो रिसीवर वो होता है जो ले रहा है. तो अभी लेट कर लो किसी मेरे दोस्त ने मुझे कार्ड दिया हुआ है अपने घर में शादी का, सो मैं हूँ रिसीवर. सो मैं उसको किस तरह से करूँगा, मैं उसको सबसे पहले ग्रीट करूँगा या थैंक यू करूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा, कि आपने मुझे बुलाया है और मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा. उसके बाद आपने ये उसमें ये भी लिखना है कि मुझे विश्वास है कि जो ये ओकेजन जो फंक्शन होने वाला है ये काफ़ी अच्छा जाएगा, जॉयफुल जाएगा. ओके, द रिसीवर में आल्सो आस्क फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द डिटेल, बट ही शुड do so in separate paragraph to make it absolutely clear or required explanation. ओके, उसके बाद आप अपनी जो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या होने वाला है, या फिर मतलब आप एज अ रिसीवर आप कुछ एक्सपेक्टेशन सकते हो कि हाँ मुझे लगता है कि ये भी होगा, काफ़ी अच्छा माहौल होने वाला है वगैरह वगैरह. और अगर आप अपने अलग पैराग्राफ ले सकते हो, बट आपको इस पॉइंट मुझे लगता है इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं होती. आपको फॉर्मल लेटर ऐसे तैसे आपने बोला कि हाँ हमारे बस. Sign the letter formally with sincerely or yours sincerely and include full name and the first name. ओके, सो यहाँ पर एक नॉर्मल फॉर्मेट एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आपको यहाँ पर बताया गया. देखते हैं क्या है. ओरिजिनल एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह से लिखा जाता है, देखो ऐसा. ठीक है, सो डियर Mr. and Mrs. Sharma, thanks for the invitation to the wedding of Rahul and Priya, and we are looking forward to be a beautiful and the pretty celebration of the lovebirds. Both Mr. Keshav and myself will be accepting the invitation, but little Pooja won't. Thanks. So यहाँ पर बताया गया है कि मिस्टर और मिसिस शर्मा को बताया गया है, शायद मिस्टर और मिसिस शर्मा उनके फ्रेंड होंगे. किसके, ये लेट कर लो, ये है रीता जो है मिस्टर एंड मिसिस शर्मा की दोस्त है. सो उन्होंने उसको लेटर दिया कि आप हमारे घर में जो शादी है हमारे बेटे राहुल और प्रिया की, आप उसमें आइए. सो रीता ने उसको रिप्लाई किया है कि हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हम आपके उसमें आएंगे और ये उम्मीद करते हैं कि जो शादी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, और जो कपल्स हैं, जो लव बर्ड्स हैं, मतलब जो कपल्स हैं जिनकी शादी हो रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी शादी जो है काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल और खुश रहे. ओके, और यहाँ पे ये बताया कि बोथ मैं और मेरे हस्बैंड, शायद रीता के हस्बैंड कौन होंगे, मिस्टर केशव होंगे. ठीक है, सो मैं वो कह रही कि बोथ मैं और मेरे हस्बैंड जो मिस्टर केशव वो आएंगे, बट जो पूजा है वो नहीं आ पाएगी. सो ये था ओरिजिनल एक्सेप्टेंस लेटर. बट जब अब हम बात करें इसके बाद, सो लेटर आफ्टर एक्सेप्टेंस वो कैसे लिखेंगे हम. ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ. आई होप कि आप ओरली जो है उसको नोट करेंगे. इसे करेंगे लेटर, एक मिनट. सो यहाँ पर उसके बाद हमने कहा लेटर आफ्टर एक्सेप्टेंस. लेटर आफ्टर, ये ओरिजिनल एक्सेप्टेंस लेटर था. लेटर आफ्टर एक्सेप्टेंस कैसे होने वाला है वो देख सकते हैं. इसमें बस आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 2-3 लाइनें ऊपर नीचे करनी है और एक लाइन ऊपर नीचे करनी है. मुझे लगता है मैक्सिमम सेम ही है, बट देखते हैं फिर भी. जैसे कि अभी हमने से पहले 2-3 सजेशन पढ़ी कि क्या क्या लिखना है हमने, किस तरह से हमने इन्विटेशन एक्सेप्ट करना है और लास्ट में हमने किस तरह से लिखना है. सो यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले आप इसी की तरह यस डियर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद नीचे एक लाइन गैप देंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे. थैंक यू फॉर द इन्विटेशन टू द वेडिंग ऑफ राहुल एंड प्रिया. राहुल एंड प्रिया तक सेम लिखना. उसके आगे आपने लेटर आफ्टर एक्सेप्टेंस में क्या लिखना है, उसको लिखना है मिस्टर केशव एंड आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन, बट अनफॉर्चुनेटली पूजा विल नॉट बी able to attend. ओके, सो ये लिखना. उसके बाद आपने लिखना वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्यूटीफुल एंड जॉयफुल सेलिब्रेशन फॉर द हैप्पी कपल्स. प्लीज एडवाइस इफ देयर इज
गिफ्ट रजिस्ट्री। ओके, उसके बाद नीचे लिखना है यूर, यहाँ पर देखो साइंस लिखा है, यहाँ पर लिखना है यूर सिंसियरली रीता केशव। ओके, अपना नाम के बाद रीता केशव। ओके, सो ये था कि आप एक फॉर्मल लेटर को किस तरह से एक्सेप्ट करते हो, बट मुझे लगता नहीं ऐसा कि मैंने आपको कुछ नया बताया। ऑब्वियसली आपको सब कुछ जो मैंने अभी हमने ये पढ़ा ये आपको पता ही होगा, भी हर एक इंसान को पता ही होता है। ठीक है, आज के टाइम पे मुझे लगता नहीं कि लेटर को एक्सेप्टेंस का रिप्लाई भी कर पाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे फोन व्हाट्सएप वगैरह है, वो वहीं पर सब कुछ हो जाता है। बट ठीक है, फिर भी वहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किस तरह से कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने वाले हो। ओके, उसी के साथ में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज स्मॉल टॉक्स एंड शॉर्ट कन्वर्सेशन। सो ये अभी तक पेपर में नहीं आया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपकी इंपॉर्टेंट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए रख दिया कि चलो हमको एक दो चीज़ और ज़्यादा पता लग जाए तो क्या गलत बात है, राइट। सो स्मॉल टॉक्स इज डिफाइंड एज इनफॉर्मल टाइप ऑफ डिस्कशन दैट डज नॉट कवर डीप टॉपिक्स ऑफ कन्वर्सेशन। स्मॉल टॉक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज कन्वर्सेशन फॉर ओन से कमिटिंग द परफेक्टली। ऑब्वियसली जब हम अपने दोस्तों के साथ यारों के साथ बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स से गपशप होते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल टॉक्स। जब हम किसी भी टॉपिक में ज़्यादा डीप ना जाके है, हमको जो फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब क्या हो रहा है। जैसे हम अब जब कभी भी स्कूल के दोस्त मिल गए तो हम क्या ही बात करेंगे, हम स्कूल में क्या करते थे यार, क्या टाइम था वो भी, ये वगैरह वगैरह। सो हमको वो दिन आ रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल ये शॉर्ट टॉक्स होती हैं। बट ऐसे का मतलब जब आप बैठे हो कहीं तो पॉलिटिक्स पे चर्चा करने लगे हो, पॉलिटिक्स पे चर्चा करते करते इतना डीप चले गए हो भैया, और बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से ज़्यादा उनके डीप पे चले गए, सो वो होती है ज़्यादा लॉन्ग से। बट जो स्मॉल टॉक्स होती हैं, जो स्मॉल कन्वर्जेशंस होती हैं, वो इनफॉर्मल वे में होती हैं, उनमें फॉर्मल वे की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो काफ़ी मतलब इसको एग्जाम्पल में मुझे लगता है अपने यारों दोस्तों के साथ हो सकती है। The ability to conduct small talk is social skill, not a doubt that it is social skill in social networking. It helps define relation between friends, colleagues, and new acquisition where it serves to define each other's social position. अच्छा, so obviously जो ये friends, colleagues होते हैं उनके बीच ही हो सकती है small talks, और के बट अब अपने से बड़े ज़्यादा बंदे की मेच्योर के साथ हम इनफॉर्मल वे में स्मॉल टॉक्स नहीं कर सकते, अपनी यारी दोस्ती वाली बात नहीं कर सकते हैं, राइट। इसका पर्पस देख लेते हैं। स्मॉल टॉक्स जो हमारे शॉर्ट कन्वर्जेशन स्मॉल टॉक्स होती हैं, उसमें इसका पर्पस क्या है। ओके, इसका महत्व क्या है। इन स्पाइट ऑफ seeming to have little useful purpose, small talks is bonding rituals and a strategy for managing interpersonal distance. It serves many functions in helping define the relationship between friends, work, colleagues, and new acquisitions. In particular, it helps new acquisitions to explore and categorize each other's social positions. Small talks is closely related to need for the pupil to maintain positive face to feel approved by those who are listening to them. It lubricates social interactions in very flexible way, although the desired function is often dependent on the point of the conversation at which small talks. अच्छा, सो उस बेसिस में कुछ नहीं मैंने नवा ऐसे बिल्कुल बताया, जो भी हमको पता था वही है। स्मॉल टॉक्स जो है वही, ठीक है। सो ये डिफाइन करती है हमारे बीच के रिलेशंस किस तरह के दो पर्सनैलिटी, दो इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी के बीच में का रिलेशंस बताती है स्मॉल टॉक्स, क्योंकि हम किस तरह से, मैंने आपको पहले बताया कि हम अलग अलग पर्सनैलिटी डिपेंड करता है कि हम उसके साथ किस तरह से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान जिस तरह से अपने पापा से बात करेगा उस तरह से अपने दोस्त से नहीं करेगा, राइट। फ़र्क है उन दोनों के बीच में, क्यों, इसलिए वो उस कंफर्ट जोन में, उस जोन में जाके, उस पोजीशन में जाके उसको देखेगा कि उस इंसान के उस पर्सनैलिटी की, उस पर्सन की पोजीशन क्या है मेरी लाइफ में, उस पोजीशन के अनुसार वो अपनी कम्युनिकेशन करेगा उसके साथ। ओके, सो जो स्मॉल टॉक्स होती है ऑब्वियसली एक पर्सनैलिटी के, एक पर्सन का पोजीशन बताती है हमारी लाइफ में, और उस तरह से हम उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा जो स्मॉल टॉक्स है ये मतलब पॉजिटिव रिलेशंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इस साथ साथ में ही जो स्मॉल टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लुब्रिकेट करती है हमारे कन्वर्सेशन को। मतलब कि कोई कुछ पर्सनैलिटी ऐसा जिनको किसी के साथ बात करना पसंद नहीं होता, लाइक, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा रूड रहते हैं, बट उसी के कंपेरिजन में मतलब काफ़ी ज़्यादा इतना पसंद नहीं किया जाता उस पर्सनैलिटी को जो काफ़ी ज़्यादा रूड रहो अपने में ही, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट, बड़ा एटीट्यूड है इसमें। बट उसके कंपेरिजन में अगर आप खुश मिजाज के होंगे, हंसमुख होंगे, हर एक किसी इंसान के साथ बात करोगे, फ्लेक्सिबल हो गए इन पब्लिक वे, सबके साथ बात करो, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा इंट्रैक्शन देती है उसमें आपका। ओके,